नमस्ते। कभी सोचा है कि हम ढेरों नंबर्स को ठोस जवाबों में कैसे बदलते हैं? देखिए, डेटा एनालिसिस सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये खोज का एक सफर है। एक ऐसा सफर जो एक सीधे साधे सवाल से शुरू होता है और हमें एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट तक ले जाता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम अपने चारों ओर मौजूद अनगिनत नंबर्स में छिपे पैटर्न्स और कहानियों को आखिर उजागर कैसे करते हैं, और किसी भी अच्छी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक दमदार होनी चाहिए। तो किसी भी एनालिसिस का सबसे पहला सबसे जरूरी स्टेप है डेटा इकट्ठा करना। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी सारी समझ टिकी होगी। और जैसा कि हम देखेंगे, इसे करने के दो मेन तरीके हैं। यहाँ दो अलग अलग अप्रोच हैं। प्राइमरी डेटा मतलब जब कोई खुद फील्ड में उतरकर जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे किसी नए मोबाइल फोन के बारे में जानने के लिए सीधे कस्टमर से बात करना। दूसरी तरफ है सेकेंडरी डेटा, जिसका मतलब है पहले से मौजूद जानकारी का इस्तेमाल करना, जैसे कोई सरकारी रिपोर्ट हो गई या कोई एकेडमिक स्टडी। अच्छा, अब डेटा इकट्ठा करने के इन दो मेन तरीकों में फर्क समझना भी जरूरी है। जनगणना यानी सेंसस में कोशिश होती है कि हर एक इंसान से जानकारी ली जाए। जाहिर है ये बहुत बड़ा काम है। वहीं सर्वे में हम एक छोटे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से बात करते हैं ताकि पूरी आबादी के बारे में एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाए। ये तरीका अक्सर ज्यादा तेज और फोकस्ड होता है। तो ठीक है, एक बार हमारे पास डेटा आ गया तो पहला काम है उसे समझना। इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे डेटा से पहली मुलाकात जैसा है, जो हमें उसकी शक्ल और बनावट का एक क्विक ओवरव्यू देता है। और इस ओवरव्यू का एक बहुत जरूरी हिस्सा है डेटा का सेंटर पॉइंट खोजना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें यह पहचानने में मदद करते हैं कि डेटा सेट में टिपिकल या सबसे कॉमन वैल्यू क्या है। ये एक बहुत जरूरी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसके लिए हमारे पास तीन मेन टूल्स हैं। पहला है मीन, यानी कि एवरेज, जो सबसे कॉमन है। फिर आता है मीडियन, जो सॉर्ट की हुई लिस्ट में बिल्कुल बीच वाला नंबर होता है। ये तब बहुत काम आता है जब हमारे डेटा में कुछ बहुत बड़ी या छोटी वैल्यूज हो जो एवरेज को गड़बड़ कर सकती हैं। और आखिर में है मोड। ये सिंपली वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार आती है और कैटेगोरिकल डेटा के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा, सेंटर तो मिल गया, पर अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है डेटा फैला हुआ कितना है। क्या सारी वैल्यूज सेंटर के आसपास ही हैं या फिर बहुत दूर दूर तक बिखरी हुई हैं? बस यहीं पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमारी मदद करते हैं पूरी तस्वीर देखने में। यहां भी हमारे पास कुछ टूल्स हैं। सबसे सिंपल है रेंज, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का फर्क। फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमें बताता है कि ऑन एन एवरेज हर डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूर है। लेकिन असली हीरो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या सीवी। ये बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये एक रिलेटिव मेजर है। ये हमें अलग अलग यूनिट्स वाले डेटा सेट्स को कंपेयर करने देता है। सोचिए, किलोग्राम में वजन को रुपए में कीमतों से कंपेयर करना, ये वाकई में बहुत यूजफुल हो सकता है। तो अब तक हम एक बार में एक ही वेरिएबल को देख रहे थे, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि अलग अलग वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ये ट्रैक किया कि स्टूडेंट्स वीडियो गेम खेलने में कितने घंटे बिताते हैं और फिर उनके टेस्ट स्कोर्स को देखा। सवाल सीधा है, क्या इन दोनों चीजों के बीच कोई कनेक्शन है? और जब डेटा को एनालाइज किया गया तो हमें एक नंबर मिला 0.96। ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब क्योंकि ये नंबर -1 के बहुत करीब है, तो ये एक बहुत मजबूत नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है। आसान भाषा में कहें तो जैसे जैसे वीडियो गेम खेलने का टाइम बढ़ता है, टेस्ट स्कोर नीचे जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग है। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ हो रही है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। हो सकता है कोई तीसरा फैक्टर हो, जैसे पढ़ाई का टाइम, जो दोनों पर असर डाल रहा हो। ये डेटा एनालिसिस का एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए अब हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम एक छोटे से सैंपल के डेटा का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी आबादी के बारे में कुछ पक्के दावे या फैसले करते हैं। और ऐसा करने के लिए हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये दो कॉम्पीटिंग आइडिया से शुरू होता है। पहला है नल हाइपोथेसिस, जो कहता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, कोई असर नहीं है। और दूसरा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो वो दावा है जिसे हम साबित करना चाहते हैं कि हाँ वाकई में एक असर है। अब सही टूल चुनना बहुत जरूरी है।
और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल साइज कितना बड़ा है और हम पॉपुलेशन के बारे में कितना जानते हैं। अगर सैंपल बड़ा है तो Z टेस्ट, अगर सैंपल छोटा है तो T टेस्ट। और जब हम 3 या उससे ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो तो हम एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एनोवा। आइए एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी एक प्रोडक्ट की एवरेज कीमत 3 अलग अलग शहरों मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में एक जैसी है या अलग अलग। ये एनोवा के लिए एक परफेक्ट केस है। तो टेस्ट करने के बाद हमें F वैल्यू मिलती है 2.54। जब हम इसे क्रिटिकल वैल्यू यानी 5.14 से कंपेयर करते हैं जो कि हमारे फैसले की लाइन है, तो हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये कहने के लिए मजबूत स्टैटिस्टिकल सबूत नहीं है कि तीनों शहरों में एवरेज कीमतें अलग हैं। इसलिए हम अपनी डिफॉल्ट धारणा यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, हमने एक पूरा सफर तय कर लिया है। एक सवाल से शुरू करके डेटा इकट्ठा किया, उसे समझा और अपनी धारणाओं को टेस्ट भी किया। अब इन सबको एक साथ जोड़ने का टाइम है। तो ये है डेटा एनालिसिस की पूरी जर्नी। एक सवाल से शुरू करो, फिर रॉ डेटा इकट्ठा करो, उसे डिस्क्राइब और विजुअलाइज करो, रिलेशनशिप्स को एनालाइज करो, हाइपोथेसिस टेस्ट करो और आखिर में एक इनसाइट तक पहुंचो। ये एक लॉजिकल और बहुत पावरफुल प्रोसेस है। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये कहानियां होती हैं जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। और एनालिसिस वो सिर्फ एक टूल है जो हमें उन कहानियों को सुनने और समझने में मदद करता है। तो